ये ओरिजिनल विक्रम बेताल की स्टोरी है, जो हम लोग ना नागरिक शास्त्र में नागरिक सिविक्स जब पढ़ रहे थे वहाँ पर विक्रम बेताल का ही बहाना लेकर के बेरूत की कहानी सुनाई गई थी खलील की उलझन के रूप में। तो हम एक ओरिजिनल वाला क्या था, तो ओरिजिनल वाला स्टोरी में है क्या कि एक विक्रम नाम के राजा हुआ करते थे, या विक्रमादित्य कहिए। तो उनको एक योगी ने बोला था, योगी चूंकि बहुत सारा रतन दिया था, तो राजा बोले थे कि जब आपको कभी जरूरत होगा मेरी तो आप कहिएगा। तो वही योगी जो है बोला था कि कहीं दूर जंगल में एक पेड़ पर किसी का लाश लटका हुआ है, उस लाश को लेकर के तुम आओ और मेरे पास लेके आना रात में इतना बजे, मतलब रात में ही आना था। किसी रात में वो योगी जो है सिद्धि कर रहा था किसी मंत्र का। तो वही विक्रम जो है जाता है जंगल में और उस लाश को उठा के लाता है, और वो लाश को उठा के लाते वक्त उस लाश का के साथ जो भूत था, वो भूत जो है विक्रम को बहुत परेशान करता था। वो जो जब रास्ते में लेकर के आता था विक्रम, तो वो बोलता था कि आ, ये चुपचाप चलने से बढ़िया है कि स्टोरी सुने। स्टोरी हम सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी जो हम सुनाएंगे शर्त यही है, हम और हम इसी शर्त पर चलेंगे भी तुम्हारे साथ, कि हम हमारा स्टोरी सुनना पड़ेगा, कहानी सुनना पड़ेगा, और कहानी सुनाते वक्त आ, हमारा जो कहानी के अंत में या इस रास्ते में हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में तुम बोलना नहीं। हम कहानी भी सुनाए चाहे कुछ भी करे, तुमको बोलना नहीं है, तुमको चुप रहना है। लेकिन वो भूत जो था इतना बेहतरीन और इतना अद्भुत कहानी सुनाता था, रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्याओं से इतना जुड़ा हुआ कहानी सुनाता था कि राजा उसमें खो जाता था। और भूत का सर था कि बोलना नहीं है, तुम बोलोगे तो हम चले जाएंगे। और हर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता था उस कहानी से रिलेटेड। राजा को उस कहानी में खोया हुआ रहता है, और अंत में वही उत्तर देने के लिए मुंह खोलता है, तो भूत जो है बेताल जो है फिर से जा करके पेड़ पर, सीरीज के पेड़ पर जाके लटक जाता है। तो ये मेन ये था, थीम था कि इसी तरह से, और इस कहानी और उसी रात में 25 बार ये जाता है, राजा जो है 25 बार जाता है, और लास्ट में भूत एक ऐसा कहानी पूछ देता है, बेताल एक ऐसा कहानी कह देता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम को उसका आंसर नहीं आता है, जिसके वजह से चुप रह जाता है। और चुप रहने से शर्त पूरा हो जाता है, और तब जाकर के ये 25वीं बार में पहुंच जाता है। और बेताल कहता है कि तुम इस कहानी को, बेताल जो है बड़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम इस कहानी को जग में फैलाओ, और जो कोई भी ये कहानी पढ़ेगा, उस बेताल का दावा था, उस भूत का दावा था कि जो भी ये कहानी पढ़ेगा उसको अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, या इसमें बोला गया था कि उसका पाप जो है कट जाएगा, और वो आ, इसको कहें कि स्वर्ग में जाएगा। इस ढंग की बातें, लेकिन बात ये है कि जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उसमें एक बहुत ही बेहतरीन तर्क के साथ, एक बहुत ही बेहतर नजरिया के साथ ये कह सकते हैं कि फैसला लेने का गुण आ जाएगा। और इसका एक नमूना यहाँ देखिए कि कैसे दावा किया गया है कि कोई भी आदमी का कैरेक्टर एकदम बेहतरीन हो जाएगा, उसके कैरेक्टर से ऐब दूर हो जाएंगे। इस कहानी में क्यों दावा किया गया था इस 25 कहानी के लिए, तो एक नमूना यहाँ पर हम सिर्फ बहाना के रूप में वो विक्रम बेताल की कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई अलाइनमेंट नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी किस्म का कोई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं कि किसी को अच्छा करें किसी को बुरा करें। यह सिर्फ कहानी के रूप में आप देखिए। यहाँ पर देखिए, भोगवती नाम की एक नारी, सॉरी, नगरी थी।
यहाँ पर देखिए पेन नहीं दिखाई दे रहा है, पेन थोड़ा सा कर लेते हैं। यस, आया पेन, आ जाओ, लीजिए, पेन नहीं आ रहा। खैर बिना पेन के ही हम लोग देखते हैं। हाँ, तो भोगवती नाम की एक नगरी थी, उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, उस तोते से पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तो बताइए जी, क्या अद्भुत बात है। दोनों तरफ से गिट रखिए। ब्याह किसके साथ होगा? राजा ने तोते से पूछा। अब लीजिए, तोता जो है अपना कुछ उत्तर तो जरूर देगा। चलिए जी, किसी तरह का एक हम तोता बना दिए। और कहाँ ये नगरी था? भोगवती। भोगवती नगरी का नाम था। ये स्टोरी जो है सब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप लोग हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना तो ये सब नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। जैसे विक्रमादित्य का नाम सुनने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। मगध देश यही हम लोग मगध साम्राज्य में ही रहते हैं। हमारा बिहार भी मगध साम्राज्य का हिस्सा था। उसी की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। रूपसेन का शादी चंद्रावती के साथ होगा। किसने कहा? तोते ने कहा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा, उसने भी यही कहा। वाह जी वाह। देखिए, उधर मगध देश की राजकन्या जिसका नाम चंद्रावती था, उसके पास एक मैना थी, उसका नाम मदन मंजरी था। मैना के नाम मदन मंजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। समझ रहे हैं? तोता मैना भी साथ लेकर के आए और दोनों को एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। काहे का बहस जी? मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता। तोते ने कहा, क्योंकि तोता पुल्लिंग है ना जी और मैना स्त्रीलिंग है। आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोता को लग गया दुख। स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। तोते ने बोला, पुरुष बोला, पुल्लिंग है तोता। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, स्त्रीलिंग जो पक्षी है, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। मर्द को लेकर के मैना ने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी ये, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। इलापुर नगर आप समझ लीजिए कोई नगर जी, इसमें गली उल्ली गली कुची बहुत कुछ होगा। इस तरह से बहुत बेहतरीन नगर होगा, मान लिया जाए खूब बड़ा नगर होगा, नाम इलापुर। और महाधन नाम का सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। बहुत दिनों के बाद मतलब सेठ जो है बुढ़ा गया तब लड़का जन्म लिया। बुढ़ा गया मतलब ज्यादा उम्र हो गया। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। लड़का बड़ा होकर क्या खेलने लगा? जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। सेठ चूंकि बूढ़ा हो चला होगा, सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया जी। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर
वह नगर ही छोड़ दिया, इलापुर नगर ही छोड़ दिया, सब धन खत्म, जुआ में उड़ा दिया। चंद्रपुरी नामक नगरी में पहुंचा, ये निकला बस पहुंच गया चंद्रपुरी नगरी। इलापुर से सीधे चंद्रपुरी नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। वहां पर भी एक साहूकार रहता था, जमींदार साहूकार जी, बहुत पैसा वाला। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया। अब बताइए, इनके पिताजी सेठ थे और ये था साहूकार, दोनों एक ही प्रजाति के थे। दोनों कैसे नहीं परिचय रखते थे। जान गए, परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बच कर यहाँ आ गया। मतलब ये कह दिया, बात सच बोला कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन कथा झूठ बनाया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। अब आ रहा है ट्विस्ट। उस सेठ के एक लड़की थी रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। कितना दिन रहेगा ससुरारी जी। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी उनके साथ भेज दिया। अब क्या दिक्कत है, इलापुर जा सकते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली में पहले आना जाना होता था, डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। कहार लोग को डोले के साथ वापस कर दिया, एक बच गई दासी, दासी को मार के कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया, स्त्री को कुएं में भी फेंक दिया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था, जंगल में रोने की आवाज सुनकर वहां आया, उसे कुएं से निकाल कर उसके घर पहुंचा दिया। कहाँ? तो कौन पूरी था, देखिए जी, कौन पूरी था, चंद्रपुरी। हाँ, चंद्रपुरी पहुंचा दिया। अब घर चंद्रपुरी ना कि इलापुर। अब देखिए, स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। देखिए क्या कथा बनाई बेचारी। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, बताइए, लड़का औरत वहां पहुंचल है और ये बहाना बना के पहुंचा कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। खैर मनाइए, कथा बनाने से ही बच गया। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है, जो कहा था उसने बता दिया। बाजी की सब चोर के घटना था, वो घटना तो इसका था। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसको मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। आपकी ओरिजिनल में जान मार दिया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने एक कहानी सुनाई। तोता, ये तो मैना वाला कहानी आप सुन गए कि पुरुष कैसे पापी होता है, ये आप जान गए कैसे बहुत खराब होता है। अच्छा,
कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। देखिए कथा में सेठ साहूकार राजा राजा यही सब की बात होती है, क्योंकि कथा जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द बनता है और इन्हीं के जीवन में कुछ बात होती है कहने लायक, इसलिए कहा जाता है। और बाकी लोग इन्हीं का अनुसरण करके जीते रहे हैं, सामान्य लोग। तो यही कंचनपुर नाम का एक ये था, सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था, इसका बेटा का नाम था श्री दत्त। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था श्री विजयपुर। ये सब चीज आपको नाम मिल जाएगा हिस्ट्री में। एक नगर था विजयपुर, उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। एक कंचनपुर, एक श्री विजयपुर, एक में श्रीदत्त नाम के लड़का और एक में सोमदत्त नाम के सेठ है, और यहाँ सागर दत्त सेठ है। ठीक है, उसके एक लड़की थी, इधर लड़का हो गया और इधर लड़की हो गई जी। दोनों सेठ, एक सागर दत्त है एक सोमदत्त है, एक एक खानदान के लग रहा है, एक एक खानदान नहीं जी, एक एक प्रजाति के। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी, इसका शादी इसके से हो गया था। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। श्रीदत्त बेचारा व्यापार करने परदेश चला गया। परदेश गया तो 1-2 दिन व्यापार होता है, 6-6 महीना लोग बाहर रहता है। 12 बरस हो गए, अरे 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 बहुत लंबा टाइम है। 12 बरस हो गए और वह ना आया तो जय श्री व्याकुल होने लगे। लड़की जो है व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपने अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई, यही व्याकुल हो रही थी जी। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। उस लड़का को बोला, अपने सखी के घर उसको बुलवा लिया लड़का। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए, मतलब रात में उस लड़के के साथ सोने जाती और उसको बुलाती। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति हारा थाका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। अपने दोस्त वही सखी के घर वो लड़का आता था। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती। अब रात में कोई स्त्री जा रही है तो जाहिर सी बात है, अजीब सीन है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। उसका जो दोस्त था, जो बॉयफ्रेंड था, मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। एक पिशाच जो है देख रहा था कि ये जो स्त्री है अपने पति को सोते छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के पास आई है, और बॉयफ्रेंड को, चूंकि वो पिशाच, वो भूत जो था पेड़ पर से देख रहा था, सांप काट लिया था, वो मर गया था, लेकिन इस स्त्री को पता नहीं था, सब लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। भूत जो है उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। घुसा, नाक काट ली और नाक कट करके जा करके पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठ कर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। समझे, पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही कहा। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा, उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। पति बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर कर दी, थाने में केस कर दिया कि देखिए हमारे बेटी को पति इसका जो है काट दिया नाक। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया।
लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो, इस आदमी को सूली पर लटका दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई, एक औरत की नाक काट ली इसने। पत्नी ही है तो क्या नाक काट लेगा। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है, तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया, क्योंकि ये सब बात देखा था। ये पिशाच को भी देखा, घुसते हुए भी देखा, मरा हुआ भी देखा, नाक काटते हुए देखा, सब देखा। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वा कर गड्ढे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता है। स्त्री का धर्म जो है, जब दुष्ट स्त्री हो तो समझिए गए काम से, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा इतना कहते ही राजा के इतना कहते ही बेताल पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। वही बात है, रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई, जो हम आप लोग को नहीं सुनाएंगे। ठीक। और इस कथा को सुन करके आप अपने मन में विचार कीजिए। आप सोचिए समझिए, जीवन में समस्याएं एकदम हूबहू आपको मिलेंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, वर्तमान सिनारियो में आप इस अनुसार फैसला कीजिएगा। लेकिन ये विक्रम बेताल की एक अद्भुत कहानी आप सुने, और इसमें बहुत सारा बात जो है ध्यान देने के लायक है, और चरित्र के विकास के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू। आप लोग इस कहानी का मजा लीजिए, और भी अगर हो सके तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। सब एकदम बेहतरीन है, हर चीज़, हर एक स्टोरी में आपको कैरेक्टर में कुछ बदलाव के लिए आपको एकदम उत्सुक कर देगा। थैंक यू।